आज का शुरू करते हैं कि होता क्या है कि जब किसी आदमी की शादी होती है, तो शादी बेसिकली माना जाता है कि 2 इंडिविजुअल्स की साथ शादी नहीं है हमारे देश में, ये बोलते हैं 2 परिवारों की शादी है। तो इसमें जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद वाइफ़ हस्बैंड को अपने फैमिली के ग्रुप में ऐड कर लेती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो हस्बैंड है, वो वाइफ़ को अपने जो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का जो जनरल पर्पज़ होता है, दैट पर्पज़ इज़ जो जस्ट वन फोल्ड कि सब लोग कनेक्टेड रहें। अगर कोई त्योहार आता है, तो उसपे कोई गेट टुगेदर करनी है या इसके अलावा कोई फैमिली का मूवी जाने का प्लान है या कहीं घूमने जाने का प्लान है या फिर अगर आप कोई घूम के आए हो या फिर आपने कोई अचीवमेंट जो है आपको मिली है, तो आप उस ग्रुप पे शेयर कर सकते हो ताकि घर के सब लोगों को पता रहे। और ग्रुप का जो पहली जो चीज़ होती है व्हाट्सएप ग्रुप में दैट इज़ देयर इज़ नो प्राइवेसी। अगर आपने कोई मैसेज ग्रुप के अंदर डाल दिया, तो एवरीबॉडी कैन सी दैट और आप भी देख सकते हो कि पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं जिन्होंने उस मैसेज को देखा है, पढ़ा है। तो इससे क्या है कि कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने ये मैसेज आया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। होता क्या है कि जब सब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी वजह से कोई डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, तो अब वो दोनों अलग रहना शुरू करते हैं और इस सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से एक दूसरे को बाकी फैमिली के लोग जो है ना, वो निकालते नहीं हैं या फिर आप खुद भी एग्ज़िट नहीं करते हो। तो जब तक सब ठीक चल रहा है, तब ठीक चल रहा है। लेकिन जब डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट होने के बाद वाइफ़ जनरली क्या करती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, वो सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट फाइल करती है ताकि उसपे जो क्रुएल्टी की एफआईआर है वो हो सके। उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। वो 125 सीआरपीसी की जो कंप्लेंट है यानी बेसिकली जो नया कानून आएगा उसमें 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, तो उसमें वो मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम कर लेती है। बट आजकल कानून ऐसा है कि जब एफआईआर होती है तो जनरली दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि पुलिस जो हस्बैंड और उसके परिवार वालों को ज़्यादा हैरेस करेगी या उनको अरेस्ट करेगी। तो लोगों को लगता है कि यार प्रेशर नहीं बन रहा और उस प्रेशर को बनाने के लिए कई बार होता क्या है कि उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उन कंप्लेंट्स की कॉपी डाल देते हैं, यानी जो सीएडब्ल्यू सेल या एफआईआर है, उसकी कॉपी डाल दी और या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, कंप्लेंट है, उसकी कॉपी अपलोड कर देते हैं या फिर जो 125 या जो मेंटेनेंस की पिटीशन है, उसकी कॉपी उसमें अपलोड कर देते हैं ताकि ग्रुप के सारे लोगों को पता लग सके कि ये कितने गंदे लोग हैं। और इसका पर्पस जो है, वो पर्पस सिर्फ़ इतना सा होता है कि आप सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हो कि भई देखो ये लोग तो कितने गंदे हैं, इन्होंने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया है और आप लोग भी थोड़े-से सावधान रहो। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इस तरह की कोई भी कंप्लेंट या फिर कोई जो आपकी पिटीशन है या एफआईआर है जब रजिस्टर होती है, तो उसमें सच लिखा है या झूठ लिखा है, उसका जो फैसला है वो तो कोर्ट को करना है, यानी महिला कोर्ट करेगा। जहाँ पे भी चार्जशीट फाइल होगी वहाँ का जो कंसर्न क्रिमिनल कोर्ट है वो करेगा। या फिर अगर मेंटेनेंस की पिटीशन है, तो उसके अंदर जो फैमिली कोर्ट है, उसके पास ये राइट है। आप उस राइट को कंप्लीट होने से पहले यानी कोर्ट का फैसला आने से पहले जब इस तरीके की चीज़ें डाल देते हो, तो उसमें पर्पज़ क्या? पर्पज़ ये है कि इन लोगों में थोड़ी बदनामी हो जाए, इनके ऊपर प्रेशर बने, जो परिवार के बाकी लोग हैं, वो इसके ऊपर थू-थू करें, इनके नाम के ऊपर, जो इनके पीछे से इनकी बिचिंग करें और इनके बारे में गलत बोलें। तो पर्पज़ होता है कि इनकी रेपुटेशन खराब हो। और देखो, होता क्या है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ऐसे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर अगर कोई भी इस तरह का मैसेज या इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करता है या भेजता है फैमिली के बाकी लोगों के सामने, विद द इंटेंट कि सामने वाले की रेपुटेशन खराब हो, तो उस सिचुएशन में ऐसी बहू के अगेंस्ट जो इन-लॉज़ हैं, जिनका भी नाम उस कंप्लेंट में या उस मैसेज में लिखा होता है या फिर जो हस्बैंड है, वो उस बहू के अगेंस्ट क्रिमिनल एज़ वेल एज़ सिविल दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें क्रिमिनल कार्रवाई क्या बनती है? क्रिमिनल बनती है जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो ऑफ़ेंस है वो 356 भारतीय न्याय संहिता का ऑफ़ेंस इसमें मेड आउट होता है, इसमें 2 साल तक की जेल है। और दूसरा इसके अंदर जो सिविल राइट है वो भी अराइज़ होता है। सिविल राइट में क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस डेफेमेशन यानी मानहानि का जो केस है वो फाइल करके सिविल कोर्ट में आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो और उसके साथ में इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो भी लिया जा सकता है। अब इंजंक्शन ऑर्डर का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया या जो मैसेज उन्होंने अपलोड कर दिया वो आगे सर्कुलेट ना हो ताकि आगे बदनामी होने से रोका जा सके। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं अलग-अलग स्टेट में, यानी एक रहता है कर्नाटका में और एक जो है महाराष्ट्र में। वाइफ ने महाराष्ट्र से अपलोड किया और हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं मान लीजिए वो रहते हैं कर्नाटका या बैंगलोर में। तो जो डेफेमेशन का ऑफेंस है, वो आपका बैंगलोर में भी माना जाएगा। यानी जहाँ से आपने मैसेज भेजा वहाँ तो पार्ट ऑफेंस कमिट हुआ, लेकिन जहाँ पे वो पहुँचा, जिन लोगों के सामने, जिन थर्ड पार्टीज़ के सामने बदनामी हुई,
वहाँ पे भी ऑफेंस होना माना जाएगा। तो जो इन-लॉज़ हैं वो जनरली दूसरी स्टेट में जहाँ पे भी वो मैसेज रिसीव हुआ है, वहाँ पर भी अपनी जो कंप्लेंट है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो और क्रिमिनल केस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर एक बार क्रिमिनल कोर्ट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया और समन इश्यू कर दिया, तो ये क्रिमिनल केस चलेगा। और अगर ये क्रिमिनल केस चलता है, तो उस सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वाइफ़ को जाना पड़ेगा, उसमें अपने बेल बॉन्ड फर्निश करने पड़ेंगे और जिस डेट पे वाइफ़ नहीं जाती, तो क्रिमिनल कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वाइफ़ के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट वारंट इश्यू कर सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं जाती, तो उसको पीओ डिक्लेयर किया जा सकता है और अरेस्ट वारंट जब इश्यू होते हैं, तो पुलिस वाले अरेस्ट करके बहू को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो जो क्रिमिनल कोर्ट में जो कि इस तरह की क्रिमिनल कंप्लेंट अगर फाइल हो जाती है, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। और अगर मान लीजिए सिविल केस फाइल कर दिया, तो सिविल केस के अंदर भी क्या होता है कि समन इश्यू हुए, उसके बाद 30 से 90 दिन का टाइम होता है अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का। अगर सर्विस हो गई है, तो अगर 90 दिन तक रिटन स्टेटमेंट नहीं आती है या जो थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम तक भी नहीं आती है और कोई कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं होती है, तो इन दैट सिचुएशन जो कोर्ट है, वो एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकता है। और एक बार अगर उसने जो डिक्री पास कर दी, तो उस डिक्री की कंप्लायंस के लिए उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इन-लॉज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी सी है कि अगर मनी डिक्री है, सिर्फ़ मनी डिक्री है, तो उसकी एग्जीक्यूशन में बहू को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इंजंक्शन का अगर वो वायलेशन करती है किसी भी वजह से, तो उसके अगेंस्ट जो है एप्रोप्रिएट कार्रवाई सिविल कोर्ट भी कर सकता है। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस चैनल जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इन्फॉर्मेशन जो है बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। क्योंकि जितने लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग जो आपका वॉच टाइम होगा उसके हिसाब से गूगल और यूट्यूब जो है इसको खुद ही प्रमोट करता है और जो रिलेवेंट लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचा देता है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे बंदे के लिए इन्फॉर्म जो अच्छी हो सकती है, जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आप उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हो।